अब हम पढ़ते हैं कि एसपीडी क्या होता है। कि एसपीडी इज़ ए सेंसरी, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। एसपीडी का फुल फॉर्म सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। ये एक टाइप का डिसऑर्डर है। अब इसके अंदर ये कैसा होता है इसको हम देखते हैं। दिस इज़ द टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी। ये एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है व्हेन ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली to perform the necessary activities of life। इसमें क्या होता है, ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और ये जो है ब्रेन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो दिन की एक्टिविटीज़ है, रोज़मर्रे की जो एक्टिविटीज़ है, उसको ब्रेन परफॉर्म नहीं कर पाता है एक लाइफ के अंदर। It is kind of deformity in receiving and responding to the information that comes in the through senses. It is failure of the nervous system to make the brain senseless while the nervous system receive the message through spinal cord direct to responsible um, body part to response accordingly. In this disorder, sensory parts do not process the information accordingly. इसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार की डिफॉर्मिटी है जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, जो लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाती है, सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती है। बच्चे जो है अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यह एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जो बच्चों के अंदर पाई जाती है, जो रिसीविंग और रिस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास से सेंसेस के थ्रू आती है। इसमें में क्या होता है कि जो रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग जो इंफॉर्मेशन है, जो हम रिसीव करते हैं और जो रिस्पॉन्स करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसके थ्रू आती है? सेंसेस के थ्रू आती है, जो इन बच्चों के अंदर प्रॉपर तरीके से वो ब्रेन और सेंसरी नर्व्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर तरीके से न रिस्पॉन्स कर पाते हैं और न कोई भी चीज़ को रिसीव कर पाते हैं, कोई भी मैसेज को रिसीव कर पाते हैं, जिससे उनको काम करने और प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। वो मतलब बॉडी का माइंड से कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से कोई भी एक्टिविटीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से वो क्लास में भी नहीं बैठ पाते हैं, कोई चीज़ को सुन नहीं पाते हैं, कोई चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं, वो जवाब देने में हिचकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसपीडी स्टूडेंट्स जो है ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करता है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ एसपीडी। इसके दो सिम्टम होते हैं, एक तो हाइपर सेंसिटिविटी होता है और एक जो होता है वो होता है हाइपो सेंसिटिविटीज़ कहलाती है। तो हाइपर, अब हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। इसमें जो है सडनली रिस्पॉन्स करना, जो बच्चा होता है वो एक बैग रिस्पॉन्स करता है, जैसे वो बैठा रहेगा चुपचाप, बैठे बैठे एक बैग ज़ोर से चिल्लाने लगेगा, और या एक बैग उठ के मार देगा, एक बैग हंसना चालू कर देगा, और वो बैठे बैठे ही कूद जाएगा, कहीं पे भी जंप कर जाएगा, धक्का दे देगा किसी को, खेलते समय खेलता रहेगा शांति से, और एक बैग किसी को ज़ोर से धक्का दे देगा, जो दूसरे बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है। वे तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं। ऐसे बच्चे जो है वो डिफरेंट टाइप्स के साउंड निकालते हैं। मोस्टली ये चीज़ एबनॉर्मल, जैसे एबनॉर्मलिटी होती है जिससे उनका ब्रेन और सेंसरी नर्व्स प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करने से वो कुछ भी बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। वे दूसरे को अवॉइड करते हैं, मतलब जो नया व्यक्ति होता है, जो नए पर्सन से वो मिलते हैं तो वो उसको अवॉइड करते हैं।
वो जल्दी मिक्स होना नहीं चाहते हैं और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हीं के साथ, जिनके साथ वो रहते हैं उन्हीं के साथ वो मिक्स होते हैं, दूसरे के साथ वो नहीं मिक्स हो पाते हैं। और जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, वो ज़्यादातर अपनी फैमिली में ही वो रहना पसंद करते हैं। अब आते हैं हाइपो सेंसिटिविटी। ये दो तरह की होते हैं। हाइपो सेंसिटिविटी अब हम देखते हैं द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम एसपीडी विथ हाइपो सेंसिटिविटी, वो बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, ऑलवेज ट्रस्ट टू टच एंड पीपल। वो हमेशा क्या है कि चलते चलते किसी को भी छूते रहेंगे और टच करते रहेंगे, पकड़ेंगे हैं, और किसी को भी धक्का दे देंगे हैं। इस तरीके की हरकत उनके अंदर होती है। वे एक बैग ऐसा मूवमेंट करेंगे कि दूसरों को चोट लग जाए। मतलब वो खड़े रहेंगे और एक बैग झापड़ मार देंगे ज़ोर से, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उन्होंने झापड़ मार दिया, और फिर उसका उनको फील भी नहीं होता है। वो हंसना चालू कर देंगे या वहाँ से भाग जाएंगे। तो इस तरीके से उनकी हरकतें होती हैं। अब हम आते हैं कि एसपीडी के क्या कॉज हैं। एसपीडी के क्या कॉज है, तो जेनेटिक कॉज जो होता है कि हमेशा अपने फैमिली के द्वारा मिल जाना, और फिज़िकल कॉज जो उनके फिज़िक के द्वारा, इन्वायरमेंटल कॉज होता है जो इन्वायरमेंट के थ्रू उनको मिलता है। तो ये आपका हो गया एसपीडी। अब हम आते हैं एसपीडी, ये जो है ऐसे डिफॉर्मिटीज इस टाइप के स्टूडेंट्स में आती है। अब हम आते हैं आपको एएसडी पढ़ाते हैं। एएसडी क्या होता है? आर्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसको क्या कहते हैं हम? इसका फुल फॉर्म है आर्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। दिस इज द टाइप्स ऑफ disorder which affects the development of a children। ये क्या है? ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चों के डेवलपमेंट पे अफेक्ट करता है। उनके प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, वो ऐसा अफेक्ट करता है। दिस वर्ड इज मेन मीन्स टू हार्डनेस एंड रिसीविंग, मतलब कठोर व्यवहार के होते हैं ये लोग। ये इसका मतलब कठोरता पूर्वक ये व्यवहार करते हैं। इन बिहेवियर, इनके बिहेवियर में ऐसा होता है कि ये मतलब कठोर व्यवहार करने लगते हैं। इट हैज़ सीन इन दिस टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर दैट ए पर्सन won't live alone due to social interaction and डिफ़िकल्टीज़। उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर इंटरेक्ट, एक दूसरे के साथ वो मिलना जुलना नहीं पसंद करते हैं, और उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है भीड़ भाड़ में, या क्लास के अंदर बैठने में उनको प्रॉब्लम होती है। इसलिए वो क्या करते हैं, इस टाइप के बच्चे जो है अकेले में रहना अपना टाइम बिताते हैं। वो ज़्यादा किसी से बोलते नहीं हैं और प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं देंगे, सामने वाले को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। इस तरह की उनके अंदर हरकत होती है ऐसे बच्चों में। ऐसे बच्चों को हम कहते हैं एसपीडी, मतलब ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं। अब हम आते हैं इसमें सिम्टम्स ऑफ एएसडी। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं एएसडी के? तो पहला होता है दिस डिसऑर्डर affects person cannot express his need and emotions in front of anyone। वो अपना जो है ज़रूरतों की चीज़ों को दूसरे से नहीं कह पाते हैं, और अपने इमोशंस को जो है दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है इससे। दे कैन नॉट बी friendly and also cannot develop the healthy relations in the सोसाइटी। वे कभी भी अपना जो फ्रेंडली रिलेशन नहीं डेवलप कर पाते हैं सोसाइटी के अंदर, और वे कभी भी जो है हेल्दी रिलेशन नहीं डेवलप कर पाते हैं। जैसे क्लास में उनके फ्रेंड नहीं होते हैं,
और वो फ्रेंड बनाना भी नहीं चाहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है रिपीटिंग द वर्ड एंड सेम एक्टिविटीज़ अगेन एंड अगेन। वो क्या है कि कोई भी बात है उसको बार बार रिपीट करते हैं, और वो हमेशा जो है मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ होगी उसको जिसको आप मना करेंगे वो एक्टिविटीज़ को बार बार करेंगे, वो चीज़ें वो हमेशा बार बार उसको रिपीट करेंगे। तो ये सिम्टम्स होते हैं उनके अंदर। एंड हैविंग द sensitivity to smell, taste and hearing साउंड। उनके अंदर कैसी हैबिट होती है कि वो हमेशा स्मेल को सूंघने की कोशिश करते हैं, टेस्ट करते हैं, हर चीज़ को टेस्ट, कोई भी चीज़ को टेस्ट कर मुंह में डाल लेंगे, टेस्ट करना चाहते हैं। उनकी सुनने का कोई भी ज़रा सी आवाज़ उस तरफ को भागेंगे, वो साउंड को सुनने की होती है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये उनके अंदर उनके बिहेवियर में ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड फिर आता है कि हैविंग behaving order by repeating the things and showing disinterest in the things। मतलब वो क्या है कि उनका जो बिहेवियर होता है कोई भी चीज़ को रिपीट करना, एंड वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। जैसे कोई बात करेगा तो उनके आँख में डाल के बात नहीं करेंगे, और कोई भी चीज़ कोई चीज़ पूछता है तो उसका रिस्पॉन्स करने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम आते हैं कॉजेज़ ऑफ ASD। क्या कॉज है ASD का? तो ASD का कॉज है जेनेटिक फैक्टर होता है एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ये दो फैक्टर होते हैं जो ASD में आते हैं, जो आपके जेनेटिक द्वारा अपने पूर्वजों द्वारा आता है, इन्वायरमेंटल द्वारा ये फैक्टर आता है। थैंक यू। पढ़ते हैं कि ODD का फुल फॉर्म होता है ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या है, जो बच्चे होते हैं वो इरिटेट करने वाला बिहेवियर उनका हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर होता है। अधिकतर आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं। दिस इज़ द डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर in which the children is trouble making against other, particular when they tired, hungry, stressed, upset। इसमें क्या होता है कि जब वे एक अजीब सा बिहेवियर करते हैं, जब वे भूखे होते हैं और स्ट्रेस्ड होते हैं, अपसेट होते हैं, या टायर्ड होते हैं, थके हुए होते हैं, तब ये इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। क्योंकि आज का टाइम क्या है कि बच्चे जो है वो मोबाइल में ज़्यादा बिज़ी होते हैं, रात में लेट सोना उनका होता है, और वो जो है टीवी ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो स्कूल से आते हैं और कोचिंग को जाते हैं, उनके पास जो है खेलने का टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से वे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, और भूख जो है प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। वो क्या है कि स्कूल आए तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि कुछ टिफ़िन विफ़िन नहीं लिया, ब्रेड रख लिया है, जो है फास्ट फूड टाइप का कोई चीज़ रख लिया। उसके बाद जब वो स्कूल से छुट्टी होती है, घर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका कोचिंग का टाइम हो जाता है। तो कोचिंग का टाइम होने पे उनको क्या है, जल्दी जल्दी वहाँ से वो व्हीकल उठाते हैं अपना, और वहाँ से कोचिंग चले जाते हैं। वापस आते समय उनको क्या है कि कुछ समोसा या कोई भी चीज़ ऐसी खा लेते हैं जिससे कि वो उनका पेट भर जाता है। घर आके पूरी डाइट नहीं ले पाते हैं, और फिर पढ़ने में लग जाते हैं या मोबाइल में लग जाएंगे। तो इससे ये है कि बिकॉज ऑफ they don't have an sufficient time for playing, for recreation। इसलिए वे क्या करते हैं कि इरिटेटिंग वाला बिहेवियर करते हैं। इट इज़ notified that they may argument, disobey and
and defy person, teacher, parents and others. वे क्या करते हैं, इसके नाते वो क्या करते हैं कि हमेशा डिसोबे करते हैं दूसरे को, और जो है पेरेंट्स को, टीचर्स की हर कोई भी बात मानते नहीं है, वो इरिटेटिंग वाला आंसर देते हैं उनको। हर चीज़ में क्या है कि बार बार कोई भी चीज़ मना करने पे वो क्या है उसको रिपीट करते हैं। तो ये दिस इज़ टेंडेंसी टू अगेंस्ट द अपोजिट पर्सन। वे क्या करते हैं कि जो है अपनी बात, उनकी बातों को एग्री नहीं करते हैं और आर्गुमेंट करते हैं, जैसे माता पिता और टीचर, और वह अपनी टेंडेंसी बना लेते हैं कि दूसरों की बातों के अगेंस्ट में जवाब देना। उनकी जो टेंडेंसी बन जाती है वो दूसरों के बातों के अगेंस्ट जाना हमेशा। अब ये हो गया ओडीडी के क्या ओडीडी है और क्या 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 सिम्टम्स होते हैं इसमें। अब हम आते हैं सिम्टम्स ऑफ ओडीडी। फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ बैड टेम्परामेंट। उनका क्या हो जाता है कि बैड टेम्परामेंट हो जाता है, और बड़ों को वो हमेशा आर्गुमेंट करते हैं, और हाई टेम्परामेंट होता है उनका, और अपोजिट रिएक्शन देते हैं, इरिटेटिंग करते हैं। उनका बिहेवियर क्या हो जाता है, इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है बच्चों का। वो हमेशा अपोजिट रिएक्शन देते हैं, आप कुछ भी कहेंगे उसका अपोजिट ही करेंगे। वो हाई टेम्परामेंट रहता है उनका, ज़रा ज़रा सी बातों में वो चिड़चिड़ा जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो ये जो है सिम्टम्स ऑफ ओडीडी है। अब कॉज ऑफ ओडीडी क्या होता है कि जेनेटिक कॉज और इन्वायरमेंटल कॉज होता है। जैसा इन्वायरमेंटल, आज का इन्वायरमेंटल आप देख ही रहे हैं कि उनके अंदर क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है, सफिशिएंट टाइम नहीं होता। पहले क्या है कि खेलने को बहुत मिलता था, रिक्रिएशन भी करते थे, और वो फैमिलियर होते थे, फैमिली के आसपास ही रहते थे, हंसी मजाक होता था, जिससे उनके बिहेवियर, उनका इन्वायरमेंट जो है वो रिक्रिएटिव इन्वायरमेंट होता था घर के अंदर। बट आजकल क्या है कि सभी अपने अपने में बिज़ी होते हैं। मदर फादर अलग, अपना मदर भी ऑफिस जाती है, फादर भी ऑफिस जाते हैं, और वे मोबाइल में बिज़ी होने के नाते वो क्या है इस तरीके का इन्वायरमेंट उनके आसपास बन जाता है, जिससे उनका बिहेवियर जो है वो इरिटेटिंग हो जाता है। और जेनेटिक जो मदर फादर से आता है, ये आपके ओडीडी के सिम्टम्स हैं। हम आते हैं ओसीडी। ओसीडी क्या है कि ये एक कॉमन डिसऑर्डर है, जिसमें जिसका फुल फॉर्म है ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको क्या कहते हैं हम, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जो हमारे अंदर बच्चों में भी पाया जाता है और बड़ों में भी पाया जाता है। ये जेनेटिक भी हमारे अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि शंका की बीमारी होती है, ये शक हमेशा दिमाग में बना रहता है। इट इज़ ए वन टाइप ऑफ कॉमन डिसऑर्डर। ये क्या है कि एक कॉमन डिसऑर्डर है। मोस्टली पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। इसमें अधिकतर लोग इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं, बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हो, ये मोस्टली इसमें इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं। इट लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर, ये लंबे समय तक मतलब पैदा होने से और जब तक ज़िंदा रहते हैं तब तक ये डिसऑर्डर रहता है। पीपल दे आर नॉट कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड रिपीटिंग द वर्क अगेन एंड अगेन, और वे बार बार उसी काम को करते हैं। अगर आप मना कर देंगे तो भी वो उनके दिमाग में शंका हो जाएगी कि क्यों मना कर रहे हैं, और वो दे आर डूइंग दैट वर्क अगेन एंड अगेन, एंड दे मेक अ हैबिट टू रिपीट द वर्क, और उनकी आदत बन जाती है कि वे अपने हैबिट, जो उनकी आदत बन जाती है कि वे उसको बार बार रिपीट करने की।
अब आता है कि सिम्टम्स ऑफ ओसीडी क्या सिम्टम्स हैं। तो ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कि ऑब्सेसिव रिलेटेड डिसऑर्डर और दूसरा है कॉमन रिलेटेड डिसऑर्डर। तो इसमें ऑब्सेसिव रिलेटेड डिसऑर्डर में हम पढ़ते हैं कि जो इसमें आता है कि इसमें हमेशा डर बना रहता है कि जम्स ना पकड़ ले, या उसको हमेशा ये शंका बनी रहती है कि कहीं हम बीमार ना हो जाएं। बार बार हाथ धोने की आदत, जैसे बार बार वो हाथ धोता है, इसके अंदर क्या होता है कि वो हमेशा शक में रहता है कि कहीं मेरे हाथ में कुछ लगा तो नहीं है। उसको धोएगा, फिर धोने जाएगा, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा धोने जाएगा। तो वो इस तरीके की हरकतें करता है। जो चीज़ें मना की जाए उसको वो बार बार रिपीट करने लगता है। वही दिमाग में बार बार स्ट्राइक करती है वो चीज़ें उसको, और उसको वह करने लगता है। जिस चीज़ को हम लोग मना करेंगे उसको वो बार बार करेगा, उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। इसमें क्या है कि एग्रेसिव थॉट्स दिमाग में बना रहता है, उसके हमेशा दिमाग में एग्रेसिव थॉट बना रहता है। वो जिस चीज़ को वो ये सोचता है हमेशा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, दूसरा सही नहीं है। वो सामने वाले की बात सही नहीं है, जो भी है वो मैं ही सही हूँ। अब आते हैं हम बी पार्ट में, कंपल्सन रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि हमेशा साफ़ सफाई की आदत बनी रहती है। वो कोई भी चीज़ है तो जैसा उसका रखा है उसको फिर दोबारा सही करेगा। एक ही चीज़ को बार बार सही करने की कोशिश करेगा। जैसे बेड पे चद्दर है तो वो सही भी है तो भी उसको वो बार बार सही करेगा। वो सेटिस्फाई नहीं रहता है अपने वर्क से। बार बार चीज़ों को चेक करना, जैसे दरवाज़ा बंद है कि नहीं बंद है, कोई चीज़ लगा हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके मन में ये चीज़ें रहती हैं। किसी भी चीज़ की कंटिन्यूअस काउंटिंग करता है वो। मतलब जैसे पैसा है तो उसने गिन के रख दिया, फिर दोबारा आएगा, फिर उसको गिनना चालू करेगा। फिर ये सारी चीज़ें उसके अंदर बनी रहती है। कॉजेज़ ऑफ ओसीडी, क्या कॉजेज़ हैं ओसीडी के? तो बिहेवियरल कॉजेज़ होते हैं उसके, जो उसका बिहेवियर है उसका वैसे ही बन जाता है। और उसके बाद जेनेटिक कॉज होती है जो उसके मदर फादर से आती है। और उसके बाद फिर इन्वामेंटल कॉज बनता है, जैसा उसके आसपास का इन्वामेंट होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वो उस अपनी हैबिट्स को डेवलप कर लेता है। फिर बायोलॉजिकल जो है वो डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर बायोलॉजिकल भी इफेक्ट उसको उसके अंदर पड़ता है।